हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से छोटे से परिवार में। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी 9th क्लास, टॉपिक नंबर 3। एक टॉपिक हमारा हो चुका था हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर अराउंड अस। दूसरा टॉपिक था क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। और थर्ड जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो था एटम एंड मॉलिक्यूल, अणु परमाणु, जिसका एक पार्ट पढ़ चुके हैं और दूसरा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, ये जो एनसीईआरटी के टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं ये ऑल ओवर इंडिया की बहुत सारी एग्जाम्स को टारगेट करते हैं। पीसीएस स्पेशली मेंस, आरएएस मेंस जैसी एग्जाम्स बहुत अच्छे से टारगेट करते हैं। बीपीएससी टीआरई बिहार में एक एग्जाम है, बहुत अच्छा वेटेज है। रेलवेज तो पूरा फोकस्ड एनसीईआरटी पे है, ठीक है। इसके अलावा जो है स्टेट एग्जाम्स, एनसीईआरटी का बहुत अच्छा वेटेज है। अकेले एनसीईआरटी से भी काम नहीं चलता, इसीलिए मैं एनसीईआरटी जब डिस्कस कर रहा हूं तो उसके साथ आसपास की जो चीजें, देखो क्वेश्चन भले ही एनसीईआरटी से आए, हो सकता है बाहर से भी आ सकते हैं। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हम एनसीईआरटी से ही लाइन टू लाइन अप्रोच करेंगे, और आ भी नहीं रहे हैं किसी भी एग्जाम में कंप्लीटली एनसीईआरटी नहीं। बट एनसीईआरटी को समझने के लिए और एनसीईआरटी के फैक्ट्स को समझने के लिए आपको कुछ सराउंडिंग डेटा उठाना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं पढ़ सकते। लाइक जैसे मोल कंसेप्ट, आज के एटम एंड मॉलिक्यूल वाले टॉपिक में मोल कंसेप्ट डाला हुआ है एनसीईआरटी ने। अब भाई मोल कंसेप्ट, जब तक आदमी मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट, परमाणु भार, अणु भार नहीं पढ़ेगा तब तक कैसे वो जो है मोल्स कैसे वो आइडेंटिफाई कर पाएगा, है ना। लेकिन आपने टॉपिक में ना तो आपने 1 से लेकर 30 तक, ना आपने कहीं आगे तक आपने बात ही नहीं करी है कि एटॉमिक नंबर क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक वेट क्या है, कुछ नहीं डिस्कस किया, सीधा मोल। तो ये मेरी थोड़ी शिकायत है कि भाई प्रॉपर्ली मैनेज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट हो तो ज्यादा बेटर है। बट कोई नहीं, हम मैनेज कर लेंगे, कहां दिक्कत आ रही है ना। मैं काय के लिए बैठा हूं। तो चलिए, हमने लास्ट क्लास में 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर और उनके एटॉमिक वेट, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार डिस्कस किए थे, ठीक है। यहीं से मैं आपको समझाने वाला हूं एक बहुत ही प्यारी चीज जिसे हम कहते हैं अणु भार। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर वेट, अणु भार। क्या होता है अणु भार? मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? अणु किससे मिलकर बने होते हैं? परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, है ना। तो हम सिंपल सा ये कहेंगे कि भाई किसी भी अणु में मौजूद, किसी भी अणु में मौजूद, किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद, किसी भी अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के, सभी परमाणुओं के, किसी अणु में मौजूद सभी परमाणुओं के परमाणु भारों का योग, परमाणु भारों का योग। यानी कि किसी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सारे के सारे एटम्स का कोई वेट होगा, उस वेट को जोड़ दो। अब इसको 2 तरीके से लिखा जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। समझो आपके पास फॉर एग्जांपल CO2। अब CO2 में एक तो होता है सूत्र इकाई द्रव्यमान, सूत्र इकाई द्रव्यमान यानी फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट मास। इसको ध्यान रखना है, हम यू में लिखेंगे, है ना। और एक होता है आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान। एक होता है क्या? मोलर द्रव्यमान, मोलर मास। तो मोलर मास किसका होता है? हमेशा 1 मोल का। क्लियर? ये समझना है। सूत्र इकाई द्रव्यमान जो होता है वो द्रव्यमान होता है अगर एटम है तो 1 एटम का, और अगर मॉलिक्यूल है तो 1 मॉलिक्यूल का। यानी कि एक अणु या एक परमाणु का जो भार होता है उसको तो हम लिखते हैं यू में, है ना। और जो मोलर होता है वो कितने मोल का होता है? 1 मोल का। और 1 मोल में कितने कण होते हैं मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, आवोगाद्रो संख्या के बराबर 6.023 इंटू 10⁻23। अब अगर परमाणु की बात चल रही है तो इतने इतने परमाणु होंगे, और मॉलिक्यूल की बात चल रही है तो इतने मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं डिस्कस करता हूं आपसे, मैं डिस्कस करता हूं CO2। अब आपसे CO2 का एक तो पूछा जाए क्या? फॉर्मूला यूनिट मास, सूत्र इकाई द्रव्यमान या रिलेटिव मास,
फॉर्मूला यूनिट मास, है ना, और एक पूछा जाए आपसे मोलर मास। दोनों में ध्यान रखना डिफरेंस। जब इसको लिखेंगे तो कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन हमारे पास 2 हैं, एक ऑक्सीजन का होता है 16, है ना, तो ये हो गया 44, लेकिन पीछे लिखेंगे यू। क्लियर? यूनिफाइड मास, एएमयू में जिसको हम शो करते हैं। लेकिन जब मोलर मास लिखोगे तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, बिल्कुल चीजें वही, लेकिन 44 यहां लगा दोगे ग्राम। समझे बात को? क्यों? क्योंकि ये एक मोल का है। एक मोल का मतलब ये तो केवल एक CO2 कण का है, ये, है ना। ये किसका मास है, इस बात को समझना कि ये एक CO2 कण का, एक CO2 पार्टिकल का मास है, जबकि ये एक मोल कणों का है, एक मोल कण। और एक मोल में कितने पार्टिकल हो गए, एक मोल में कितने CO2 हैं? एक मोल में CO2 के 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल हैं एक मोल में। यही से मोलर डेफिनेशन की शुरुआत होती है, यहीं से मोल को पढ़ना शुरू करते हैं। इस बात को समझे क्या? सबसे पहले क्या समझना है कि भाई आपसे अगर रिलेटिव मास, सापेक्ष द्रव्यमान, सापेक्षिक द्रव्यमान, रिलेटिव मास, या फिर फॉर्मूला यूनिट मास, या फिर सूत्रकाई द्रव्यमान पूछे तो वो केवल एक पार्टिकल का, एक कण का, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है क्या मोलर, तो वो एक मोल का होता है। अगर परमाणु है तो उसमें एक मोल परमाणु होंगे, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु होंगे। अगर अणु है तो उसमें इतने अणु होंगे। जैसे CO2 मॉलिक्यूल है, इसका मतलब ये जो 44 ग्राम आप पढ़ रहे हो वो इतने मॉलिक्यूल का है, 6.023 इंटू 10⁻23 कणों का है वो। क्लियर? चलो, तो यहीं से हम लोग दोनों निकालेंगे। जैसे मान लीजिए अगला आपके पास आ गया कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम का हो गया सर 40, कार्बन का 12, प्लस हमारे पास, है ना, 3 ऑक्सीजन है 16। अच्छा, इनमें परमाणु पूछ ले। एक चीज और हमने डिस्कस की थी, एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है? किसी भी अणु में मौजूद परमाणुओं की संख्या। कितनी एटॉमिसिटी है? देखो, मैंने कहा था स्मॉल को हमेशा कैपिटल के साथ गिनना है। एक कैल्शियम, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, है ना, 1, 1, 2 और 3, 5 एटॉमिसिटी है इसकी, ठीक है। कैल्शियम 1 है तो 40, कार्बन 1 है तो 12, ऑक्सीजन 3 है, 40 12, है ना, ये हो गया 52, 52 48, ये हो गया 100। अब 100 यू लिखोगे तो क्या हो गया? ये एक कण का हो गया, एक कण का, है ना। और एक कण चूंकि अणु है तो आप कह सकते हो एक मॉलिक्यूल का। लेकिन अगर मैं इसको लिख देता हूं 100 ग्राम, तो ये कितने का हो गया? ये हो गया एक मोल कणों का, एक मोल कण। एक मोल में कितने अणु होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 अणु, है ना। इसके एक मोल में टोटल परमाणु पूछ ले तो ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कैल्शियम कार्बोनेट के एक मोल में टोटल परमाणु बताओ। एक मोल में कण इतने हैं, अणु इतने हैं, एक अणु में 5 परमाणु हैं, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, है ना। 5 को मल्टीप्लाई करोगे 5 छक्के 30, तो इसको लगभग 3 लिख दूं। 23 पंजे 115 होता है, 30.115 इंटू 10⁻23 परमाणु हो गए। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या भाई? एक बात मुझे बताओ कि CO2 अणु है तो एक मोल में कितने अणु होंगे? आवोगाद्रो नंबर के बराबर। अगर परमाणु होता तो एक मोल में इतने परमाणु पड़ते। अब हमने पढ़ा है प्रत्येक अणु में 5 क्या है? परमाणु है। इस वजह से हम लोगों ने इसको कंसीडर किया, है ना। अब इसका मतलब सिंपल सा हो गया, दोबारा समझो। इसका मतलब एक चीज क्लियर हो गई। क्या क्लियर? क्या हुआ कि भाई जहां पर कैल्शियम कार्बोनेट के 100 ग्राम है ना, 100 ग्राम, तो इसका मतलब है एक मोल कण। एक मोल का मतलब हो गया 6.023 इंटू 10⁻23 अणु, है ना। बोलो, अगर आपसे पूछ ले कि कैल्शियम कार्बोनेट के 3 गुणा 10⁻23 अणुओं का भार क्या होगा, का भार क्या होगा, तो कैसे पता लगाएंगे? अब जब हमें पता है कि 6.023 इंटू 10⁻23 ये एक मोल के बराबर है और इसका 100 ग्राम है, तो बताओ 3 गुणा 10⁻23 हो गया आधा मोल। आधा मोल, जब एक मोल का 100 ग्राम है तो आधा मोल का कितने ग्राम होगा? बोलो, 50 ग्राम। तो जो मोल कंसेप्ट शुरू होता है वो यहीं से शुरू होता है। मोल कंसेप्ट को हम ऐसे ही डिस्कस करते हैं, वैल्यूज को कन्वर्ट करते हैं। एक मोल की अलग अलग वैल्यूज है, ध्यान रखना।
वेट की अगर बात करेंगे, वजन के हिसाब से बात करेंगे, तो 1 मोल परमाणु भार के या अणु भार के बराबर होता है। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट के, और अगर एटम है तो एटॉमिक वेट के बराबर होता है। 1 मोल में पार्टिकल पूछे तो पार्टिकल अगर परमाणु है तो 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल होंगे, चाहे वो अणु है चाहे वो परमाणु है। 1 मोल का एनटीपी पर एसटीपी पर अगर आपसे वॉल्यूम पूछा जाए 1 मोल गैस का, तो 22.4 लीटर होता है, चाहे वो कोई भी गैस हो, है ना। तो ये तीनों वैल्यूज एक दूसरे में चेंज करना ही मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस की, है ना, जो जड़ है, वो देखेंगे बाद में। मैंने आपको कल की क्लास में 1 से लेकर 30 तक के क्या लिखवाए थे, एटॉमिक वेट, वो याद रखने हैं। उसके बाद फॉर्मूले आपको देगा या नाम देगा, आपसे अणुभार पूछ लेगा, आप बता सकते हैं। अणुभार क्या होता है, सभी परमाणु के परमाणु भारों का योग। लेकिन सूत्र इकाई द्रव्यमान पूछे तो एक कण का देना है, चाहे वो अणु है चाहे परमाणु है। और अगर वो आपसे मोल का पूछे, मोलर पूछे, तो वो इतने कणों का है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल CaCO3, अब CaCO3 के एक कण का अगर आपसे पूछ रहा है तो वो 100 U है, 100 U, 100 डाल्टन बोलते हैं इसको। लेकिन अगर वो आपसे मोल का पूछ रहा है तो 100 ग्राम, और मोल में कितने हैं, इतने अणु हैं, एक अणु में 5 परमाणु हैं, तो टोटल परमाणु कितने हो गए ये। आगे चलते हैं, देखो भाई आगे क्वेश्चन आ रहा है कि ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन गैस में ध्यान देना, ऑक्सीजन गैस में आपसे पूछा जा रहा है 16 दूना 32। अब 32 U लिख रहा हूं तो ये एक अणु का है, एक अणु है ना, 32 U। अगर मैं लिखता हूं 32 ग्राम तो 1 मोल का, है ना। 1 मोल में कितने अणु, 6.023 इंटू 10⁻23 अणु। एक अणु में कितने परमाणु है, जरा बताओ। परमाणविकता कितनी है, एटॉमिसिटी कितनी है, एटॉमिसिटी परमाणविकता कितनी है बेटा, 2 है। तो बताओ अगर मैं यहां से पूछूं कि ऑक्सीजन गैस के 32 ग्राम में कितने परमाणु होंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12.026 इंटू 12.046 इंटू 10⁻23 परमाणु होंगे, बोलो हाँ या ना। क्योंकि ये अणु है, अणु के अंदर परमाणु होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा होता ऑक्सीजन गैस की जगह वो आपसे पूछा लोहा, लोहा नहीं, वो आपसे पूछता कैल्शियम के 120 ग्राम में कितने परमाणु होंगे, तो समझना। अब कैल्शियम के 120 ग्राम, समझे, कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, एटम है तो एटॉमिक वेट कितना होता है, एटॉमिक वेट होता है 40 ग्राम। 40 ग्राम कितने का है, ये 1 मोल का भार है। मैंने बोला ना ग्राम में कितने का होता है, 1 मोल का। 1 मोल में कितने कितने परमाणु हो गए, 6.023 इंटू 10⁻20। आप कहेंगे सर अणु क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये बात किसकी कर रहा है, परमाणु की बात कर रहा है, ठीक है, परमाणु की बात कर रहा है। तो इतने कण, अब परमाणु है तो परमाणु के रूप में कण, और अणु है तो अणु के रूप में कण, ठीक है। चलो साहब ये हुआ। अब ये होने के बाद 40 ग्राम में इतने हैं तो 120 ग्राम का मतलब हो गया 3 मोल, बोलो हाँ या ना। 40 ग्राम का 1 मोल तो 120 ग्राम का 3 मोल, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18.069 इंटू 10⁻23 कण, या कह सकते हैं परमाणु। तो परमाणु देकर भार पूछ सकता है, भार देकर परमाणु पूछ सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो मोल कंसेप्ट में बनते हैं, वही हमें आज की कक्षा में डिस्कशन में लाना है। क्लियर। तो इस तरह आप एटॉमिक वेट निकाल लेंगे, परमाणु भार निकाल लेंगे हाँ या ना, अणु भार निकाल लेंगे। डिस्कशन हमारे बीच हुआ है आज काफी अच्छा, शुरुआत से भी हम कर ही रहे हैं डिस्कशन प्रॉपर, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ो। ये दोस्तों मोल की डेफिनेशन एनसीईआरटी ने दी है, बट यहां से आपके दिमाग में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर आपको विजिबिलिटी शायद नहीं हो रही होगी, है ना। तो मैं इसको अलग तरीके से आपके आगे रखता हूं, ठीक है। देखो ध्यान देना है, 1 मोल क्या होता है। 1 मोल, इसको मैं समझा रहा हूं आपको बेटर तरीके से, आग लगा देंगे फिर, टेंशन नहीं लेनी आपको। देखो 1 मोल में अगर आपसे पूछे 1 मोल अगर परमाणु है, पहले मैं परमाणु की बात कर रहा हूं, 1 मोल परमाणु है तो उनका भार जो होगा ना वो परमाणु भार के बराबर होगा। 1 मोल परमाणु का जो भार होगा वो परमाणु भार के बराबर होगा।
यानी कोई भी एटम है उसके एक मोल का जो वेट है वो एटॉमिक वेट होगा। क्लियर? एक मोल परमाणु है तो उसमें कितने परमाणु होंगे, कण कितने होंगे? आवोगाद्रो संख्या के बराबर। कितने होंगे? आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या को Na से लिखते हैं, Na। और आवोगाद्रो नंबर जो होता है वो कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु। अगर परमाणु की बात चल रही है तो उसमें इतने परमाणु होंगे। अगर एक मोल गैस का भार एनटीपी पर पूछे, एक मोल गैस का एनटीपी पर भार, कोई भी एक मोल गैस है उसका एनटीपी पर भार पूछे तो ये 22.4 लीटर होगा। क्लियर? इसका मतलब आप केवल एक चीज समझो कि किसी भी गैस के एनटीपी पर 22.4 लीटर में एक मोल होंगे, उसमें इतने परमाणु होंगे 6.023 इंटू 10⁻23 और उनका भार जो होगा वो परमाणु भार के बराबर आएगा। ये तीनों बातें एक ही है। एक मोल इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है। ठीक है, तो ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू बराबर है। एटॉमिक वेट परमाणु के लिए, परमाणु भार एक मोल है, उसमें कितने कण होंगे? 6.023, 6.23, 023 इंटू 10⁻23 परमाणु। उसमें कितना लीटर होगा उसका एनटीपी पर? 22.4 लीटर। अगर यही बात अणु के लिए कर दी जाए, अणु, अगर एक मोल अणु की बात करेंगे तो उसका जो भार होगा वो अणु भार के बराबर होगा। मॉलिक्यूलर अणुओं के लिए किसके भार हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। एक मोल अणु की बात करी जा रही है तो उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। अणु के लिए अगर पार्टिकल्स का नंबर पूछा जा रहा है, कण, तो आवोगाद्रो संख्या के बराबर कण होंगे, लेकिन वो अणु में कितने होंगे? अणु में वो अणु ही होंगे, परमाणु में वो परमाणु के रूप में होंगे, है ना। और एक मोल अगर अणु के रूप में एनटीपी पर आयतन, एक मोल कोई भी गैस है अणु की फॉर्म में, देखो गैसें जो होती है वो परमाणु की फॉर्म में भी, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, वो एटम की फॉर्म में होती है। मॉलिक्यूल की फॉर्म में CO2, O2, है ना, ऐसे। तो एनटीपी पर गैस का आयतन एक मोल, एनटीपी पर गैस का आयतन जो है वो किसके बराबर होगा? तो वो 22.4 लीटर। यानी कि ये वैल्यूज आपस में बराबर है सारी। मेरी बात सुनना, आप बड़े ध्यान से समझना इस चीज को कि ये वैल्यू और ये वैल्यू ये आपस में बराबर हैं। ये आपस में इक्विवेलेंट हैं एक मोल के। तो ये सारा जो मटेरियल है ये एक मोल की वैल्यू हमें दे रहा है। एक मोल, ये भी एक मोल है, इधर ये एक मोल है, इसको हम थोड़ा सा घुमा देंगे, ये भी एक मोल है, ठीक है, और इधर ये भी एक मोल है ना। ये तीनों चारों वैल्यूज जो हैं ये एक मोल को बताती हैं। ठीक है, यानी कि एक मोल परमाणु है तो उनका भार परमाणु भार के बराबर होगा। एक मोल अगर पार्टिकल है तो उसमें कितने कण होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23। और एक मोल गैस का आयतन पूछे तो 22.4 लीटर। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि वो आपको एक चीज की वैल्यू देकर दूसरी चीज की वैल्यू पूछता है। ठीक है, समझो। सबसे पहले आपको मोल निकालना आना चाहिए। तो मोल निकालने के 3 तरीके हैं। मोल, पहला, अगर आपको भार दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो? भार दिया हुआ हो, तो दिए गए भार में अगर वेट दिया हुआ हो, मोल निकालना है, तो गिवन वेट के अंदर दिए गए भार में उसके परमाणु भार, परमाणु है तो परमाणु भार और अणु है तो अणु भार का भाग लगा दो। क्यों? क्योंकि परमाणु के लिए परमाणु भार 1 मोल के बराबर होता है और अणु के लिए अणु भार 1 मोल के बराबर होता है। तो गिवन वेट में जो वेट दिया हुआ है उस गिवन वेट में आपको किसका भाग लगा देना है? गिवन, जो आपको गिवन है वेट, जो आपको गिवन दिया गया जो वेट है उसमें किसका भाग लगा देना है? एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट का भाग लगा देना है। एटम के लिए एटॉमिक वेट का, मोल के लिए, अणु के लिए मॉलिक्यूलर वेट का। नेक्स्ट, यदि कणों की संख्या दी है, अगर पार्टिकल्स का नंबर दिया है, कणों की संख्या गिवन है, पार्टिकल के नंबर दिया हुआ है, तो जितने पार्टिकल हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल में किसका भाग लगा दो? जितने पार्टिकल हैं उसमें भाग लगा दो आवोगाद्रो संख्या का।
6.023 इंटू, क्यों? क्योंकि इतने का मतलब 1 मोल है, तो हम दिए गए में इसका भाग लगा देंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल पता चल जाएगा। अगर वॉल्यूम दिया हो, आयतन दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, क्या दिया हो आपको? आयतन दिया हो, आयतन दिया हो, तो अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ हो तो आप क्या करेंगे? आप गिवन वॉल्यूम में, दिए गए वॉल्यूम में, गिवन वॉल्यूम में किसका भाग लगा देंगे? 22.4 लीटर का, क्योंकि 22.4 लीटर 1 मोल के बराबर होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारी पटरी बैठेगी। एग्जाम्पल्स पे अप्लाई करेंगे तो सब क्लियर होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, दिस इज हाउ टू कैलकुलेट मोल। उसके बाद क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे, देखिए, है ना। चलो हटाओ, मैं पहले क्वेश्चन देता हूं। मैं जैसे क्वेश्चन आ गया कि क्वेश्चन देखना बड़े प्यार से, क्या दिया हुआ है फिर बहुत क्लियरली आपके दिमाग में बैठेगा, क्योंकि मैं चीजों को बहुत मैनेज तरीके से हमेशा बढ़ाने का प्रयास करता हूं। देखो भाई, क्वेश्चन बना कि किसी नहीं, ऑक्सीजन गैस के एनटीपी पर 5.6 लीटर आयतन का भार क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान दो इस बात को। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एनटीपी पर ऑक्सीजन गैस के 5.6 लीटर वॉल्यूम है, उसका वेट क्या होगा। अब गिवन क्या है आपको, क्या गिवन है? ये आपको गिवन है भाई, ये दिया हुआ है। इससे पहले मोल निकालो, तो मोल कितने हैं? मोल, तो मोल हमने पता करा 5.6 में भाग लगा दिया 22.4 का, तो बोलो जब भाग लगाएंगे तो पता चला ये 1/4 मोल है। अब मुझे इतना सा बता दो कि 1 मोल में, 1 मोल का अगर भार पूछता तो 1 मोल का भार किसके बराबर होता? मॉलिक्यूलर वेट के, अणु के। भाई अणु दिख रहा है, अणु, मॉलिक्यूलर वेट। तो बताओ मॉलिक्यूलर वेट कितना है ऑक्सीजन का? एक का होता है 16, 2 का होता है 32। तो अगर 1 मोल होता तो 32 ग्राम था, है ना। यहां कितना मोल है? 1/4 मोल है। 1/4 मोल का मतलब 32 में 4 का भाग लगा दो, 8 ग्राम। ये आंसर है आपका। समझे? दोबारा समझो। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको यह पता करना है कितने मोल चीज दी हुई है, क्योंकि वैल्यू अब 1/4 मोल पता चल गया, उसको दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट करा रहा है, तो वहां 1 मोल की वैल्यू पता है अपने को। 1 मोल की वैल्यू पता है, 1 मोल की वैल्यू में क्या कर दो? भाग लगा दो। उत्तर हमारे सामने आ गया। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड के 49 ग्राम में कितने अणु होंगे? 49 ग्राम में कितने अणु होंगे? अब आपको क्या दिया हुआ है? वेट। तो मोल कैसे निकालेंगे? दिए गए भार में मॉलिक्यूलर वेट का भाग लगाएंगे। मॉलिक्यूलर वेट सल्फ्यूरिक अम्ल का कितना होता है? निकालना पड़ेगा, H2SO4, है ना। एक हाइड्रोजन का 1, 2 का 2 प्लस सल्फर का हो गया 32 प्लस ऑक्सीजन का 4 इंटू 16, 16 चौक 64, 32 96, 98 ग्राम। अब 98 ग्राम का भाग लगाया तो हमें पता चल गया कि 1/2 मोल है। मुझे बताओ, आपको अच्छे से याद करवाया कि 1 मोल में कितने कण होते हैं, 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं। तो 1 मोल में परमाणु होते हैं। अब सॉरी, ये अणु है तो इसमें अणु ही होंगे कितने? 6.023 इंटू 10⁻23 अणु। तो बताओ आधा मोल में भाग लगा दो, 2 का भाग लगा दिया, तो ये लगभग आ गया 3.011 इंटू 10⁻3। ये पूरा भाग देना जरूरी नहीं है, अणु। अब ये तो हो गए अणु। कई बार एग्जामिनर खेल जाता है, कई बार एग्जामिनर कहता है इसमें परमाणु बताओ, परमाणु कितने होंगे। तो परमाणु आपको पता है कि H2SO4 जब 1 है तो H2SO4 की परमाणविकता कितनी है? 2 और 1 3 और 4 7, 7 परमाणु हैं एक अणु में, है ना। 7 परमाणु है तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो परमाणु आपके हो जाएंगे 7 को 3 से, तो लगभग ऐसे लिख दो 21 × 10⁻23 परमाणु। भाई जो
राउंड फिगर में लिख दो वैल्यूज को। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहा है एग्जामिनर? एग्जामिनर बहुत प्रॉपरली चीजों को आगे लेकर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में, कहीं होकर कोई इशू नहीं आएगा, चीजें बहुत मैनेज्ड तरीके से आगे बढ़ेंगी। क्लियर है यहां तक? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? उम्मीद करता हूं नहीं होगी। बेहतरीन अंदाज के साथ बेहतरीन बढ़ रहे हैं हम। ठीक है, चलो सर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे ग्लूकोज के 1.5 गुणा 10 की पावर 23 1.5 गुणा 10 की पावर 23 अणुओं का भार क्या होगा? कई बार डायरेक्ट मोल भी पूछ सकता है। अब ग्लूकोज के जब देखो कणों की संख्या दी हुई है तो आप किसका भाग लगाओगे? आवोगाद्रो संख्या का भाग लगाओगे, मोल निकालोगे। 1.5 गुणा 10 की पावर 23 में भाग लगा दोगे आवोगाद्रो संख्या। 6.023 को गोली मार दो, कोई दिक्कत नहीं है ना? बताओ कितना आ गया? 4 बार कट गया, इसका मतलब 1/4 मोल है। 1 मोल का भार किसके बराबर होता है अणु के लिए? मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। मॉलिक्यूलर वेट C6H12O6, 12 छक्के 72, बोलो 12, ऑक्सीजन का 16 छक्के 96, बोलो कितना हो गया? आई थिंक 72 और 2 74, 84, 180 होता है, 180 ग्राम। तो बताओ 1/4 मोल का कितना होगा? 180 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, आंसर आ गया 45 ग्राम। कुछ नहीं करना ब्रो, सारा काम चिल्ड है, बस आपको वैल्यूज को इधर उधर करना है। अरे दुनिया में सबसे आसान काम क्या है? इधर उधर करना, इधर उधर करते रहो बस। है लोग बातों को इधर उधर करते रहते हैं, लड़वा देते हैं लोगों को, तो इजी सा काम है ना, वैल्यूज को इधर उधर करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घर की बात है, अपने बहुत पहले से करते आ रहे हैं, माहिर हैं हम इसमें। ठीक है, वी आर ऑल माहिर। बात समझ में आ गई क्या? आ ही गई होगी। ठीक, बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों ये कुछ एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज हैं हमारे सामने, इनको भी लपेट लेते हैं लगे हाथ। ठीक है, लपेट ही लेते हैं। चलो, जैसे मैंने आपको कल फॉर्मूला बनाना सिखाया था, तो आपको फॉर्मूला बनाने के लिए क्या कहा था? मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैग्नीशियम +2 लिखते हैं, क्लोराइड को -1 लिखते हैं। ये इसके पैरों में, इसके पैरों में, तो एक को लिखने की जरूरत नहीं है, बन गया MgCl2। ये एक्सरसाइज है। कैल्शियम क्लोराइड Ca+2 और Cl-1, वो इसके पैरों में, इसके पैरों में, बन गया CaCl2। इसी तरह कॉपर नाइट्रेट, देखो Cu है ना +1, नाइट्रेट NO3 -1, सीधा जोड़ा CuNO3, कॉपर नाइट्रेट। एल्यूमिनियम क्लोराइड Al एल्यूमिनियम +3 होता है, Cl-1 होता है ना? तो ये आपका हो गया, ये नीचे चला गया AlCl3 है ना? कैल्शियम कार्बोनेट Ca+2 CO3 -2 है ना? दोनों बराबर हैं तो हम सीधा जोड़ के लिख देंगे CaCO3। समझे? क्लियर? तो ये हमारे एक्सरसाइजेस थी जो फॉर्मूला बनाने के लिए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास डिस्कस नहीं किया है यहां पे एनसीईआरटी ने इस टॉपिक में। आइसोटॉप्स, आइसोबार और आपके इलेक्ट्रॉनिक आइसोटोन, वो भी डिस्कस नहीं किए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या तो किसी टॉपिक में डिस्कस करेगा, नहीं करेगा तो मैं करवाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिना आगे पीरियोडिक टेबल सिलेबस में हो नहीं हो, बिना पीरियोडिक टेबल के केमिस्ट्री पल्ले नहीं पड़ती है, समझ नहीं पाएंगे। बेसिक्स का जो ढांचा है ना वो वहीं से खुलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, चीजों को पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, बट एनसीईआरटी के टॉपिक्स को समझने के लिए भी अपने को जरूरत पड़ती है किसकी? बेसिक्स की।
और बेसिक्स, ये 3 टॉपिक, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ठीक है। उसके बाद आपके एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, आपका हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अब देखो C2H2, इसका मोलर, मोलर का मतलब क्या बोला, 1 मोल का, है ना, मोलर। तो बताओ कार्बन का होता है 12, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन का होता है 1, 2 हाइड्रोजन है, 12 दूना 24 और 2 26, क्या लिख देंगे पीछे, ग्राम। मोलर पूछ रहा है ना ग्राम में। सल्फर 8, सल्फर अणु अष्टफल की आकृति रखता है, सल्फर की आकृति होती है ऑक्टाहेड्रल, अष्टफल की है। तो सल्फर जो होता है अष्टफल के रूप में मिलता है, एक होता है 32, 8 का, 8 दूना 16, 6, 8 तिया 24 और 2 8 दूना 16, 6 हासिल की 1 और 8 तिया 24 और 1 25, 256 ग्राम, ठीक है। इसके बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस को 31 इंटू 4, 124 ग्राम, है ना। HCl हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5, तो इट इज 36.5 ग्राम। HNO3 हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, 3 ऑक्सीजन का 48, 48 और 4 52, 62, 63, है ना। कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकती है, वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 1 और 14 15, 15 और 48, 16 3 48, 63, है ना। ऊपर नीचे छोटा मोटा कैलकुलेशन पॉसिबल है। मोलर वेट, मोलर मास, ठीक है, डन। आगे बात करते हैं। आगे दोस्तों एनसीईआरटी ने देखो क्या बोला, 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान बताओ। अब देखो 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु, परमाणु है तो किसके बराबर होगा बेटा, परमाणु भार, परमाणु भार या कह सकते हैं एटॉमिक वेट के बराबर। 1 मोल का एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट कितना है कार्बन का, नाइट्रोजन का 14 ग्राम। परमाणु, अणु पूछता तो अणु भार के बराबर होता। 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु का भार 1 मोल का कितना है, एल्यूमिनियम के एटॉमिक वेट के बराबर। एटॉमिक वेट कितना है, एटॉमिक वेट है एल्यूमिनियम का 27 ग्राम, तो 4 का हो गया 27 इंटू 4, ठीक है, 108 ग्राम 4 मोल का, ठीक है। 10 मोल सोडियम सल्फाइड Na2SO3 सल्फाइड, अब 1 मोल का अणु भार के बराबर होगा, ठीक है। तो सोडियम का होता है 23, 23 दूना 46, प्लस सल्फर का होता है 32, प्लस ऑक्सीजन 16 तिया 48, 3 हो गए। सोडियम का 23 होता है, 2 सोडियम 46, सल्फर 32, ऑक्सीजन 48, 48 और 2 50, 50 और 30 80, 80 और 46 126 ग्राम। ये 1 मोल का है मॉलिक्यूलर वेट, 1 मोल का। तो बताओ 10 मोल का कितना हो गया, 10 मोल का 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 126। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब अणुओं की बात कर ली अगले में, ठीक है। चलो भाई 12 ग्राम O2, देखो ध्यान दो कितने मोल, बताओ ग्राम दिया हुआ है ना। 12 ग्राम O2 मैं यहां इनका सॉल्यूशन करूंगा। 12 ग्राम O2 समझो, O2 का मैंने बोला है मोल निकालने के लिए, मोल निकालने के लिए गिवन वेट में मॉलिक्यूलर वेट का भाग लगा दो, 12 में 32 का भाग लगा दो। 12 ग्राम दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का कितना है, 1 का 16, 2 का 32, 12 में 32 का भाग लगाओगे, ये हो गया सर 4 तिया 12, 3/8 ग्राम, ठीक है। अब 3/8 मोल, ये कौन सा क्वेश्चन है, O2 वाला। इसी तरह 20 ग्राम H2O, देखो मोल निकालना है, तो बताओ 20 ग्राम में H2O का अणु भार कितना होता है, 1 का 2 और 16 18, तो ये हो गया लगभग 18 का भाग लगाएंगे, तो 18 एकम 18, 2 0 1.01 मोल, 1 सेकेंड, 18 एकम 18 बच गए 2 पॉइंट लगा दिया 20 1.1 मोल। इसी तरीके से
22 ग्राम CO2, CO2 का होता है कितना, CO2 का होता है कितना, कार्बन 12, 2 ऑक्सीजन का 16 दूना 32, 44 है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया कौन सा, H2O वाला। CO2 वाले में निकालना है तो मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, दिया गया भार कितना है 22, भाग लगा देंगे 44 का, तो बोलो कितना हो गया 0.5 मोल CO2। क्लियर। तो दिए गए भार में अणु है तो अणु भार का भाग लगा दीजिए, परमाणु है तो परमाणु भार का भाग लगा दीजिए, मोल निकाल लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम, उम्मीद करता हूं यहां तक नहीं होगी। आगे चलते हैं दोस्तों। 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का, तो सिंपल सी बात है, 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान 1 मोल का परमाणु के लिए परमाणु भार के बराबर होता है। परमाणु भार कितना है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 ग्राम है 1 मोल का। तो 0.2 मोल के लिए निकालना है तो 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 से, तो बोलो 3.2 ग्राम। ठीक है। 0.5 मोल जल के अणु, तो जल के अणु के 1 मोल का किसके बराबर होता, 1 मोल जो होता अणु भार के बराबर होता। अणु भार कितना है H2O का, 2 और 16 18 ग्राम है ना। तो 0.5 मोल के लिए 0.5 मोल को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 ग्राम, 9 ग्राम्स। तो क्वेश्चन मोल कंसेप्ट में वो कहीं से भी आपसे पूछ ले, तरीके आपको जो बताए हैं वो सुपर सॉलिड वेज हैं, वो सुपर सॉलिड तरीके हैं, वो हर टाइप के सवाल से काउंटर करना आपको सिखाएंगे, है ना। 16 ग्राम ठोस सल्फर में S8 अणुओं की संख्या। अब सिंपल सा फंडा बताओ, अणु पूछ रहा है तो बताओ 16 ग्राम में मोल निकालना है, अणु पूछने तो पहले 16 ग्राम में मोल निकालेंगे। दिया गया भार अपॉन अणु भार, अणु भार मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट कितना है बताओ, सल्फर का 32 इंटू 8, 8 दूना 16, 6 हासिल की 1, 8 256, 16 अपॉन 256 बताओ कितना हो गया, 1/16 मोल, है ना। क्लियर। 1 मोल में कितने अणु होते हैं, 1 मोल में 6 इंटू 10 टू द पावर 23 अणु होते हैं। तो 1/16 मोल में कितने होंगे, तो हम 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 में किसका भाग लगा देंगे, 16 का, इतने अणु होंगे। अब भाग लगाकर जो उत्तर आए वो निकाल लीजिएगा। ठीक है। अगला आ गया 0.051 ग्राम Al2O3 में एल्यूमिनियम आयन की संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एल्यूमिनियम किससे बना है, एल्यूमिनियम बना है, अब अपने को यह पता करना है कि इसमें कितने परमाणु होंगे। देखो एल्यूमिनियम बना है, ये फॉर्मूला बना है Al2O3 और O-2 से, O का 2 इसके नीचे चला गया और एल्यूमिनियम इसके नीचे चला गया, तो फॉर्मूला बना है। ठीक है, क्लियर। तो एल्यूमिनियम आयन ध्यान रखना है, एक परमाणु में एक है, एक परमाणु में एक एल्यूमिनियम आयन है, एक परमाणु में। तो हमें यही पता लगाना है कि कितने परमाणु हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम के कितने परमाणु हैं। क्लियर। एक अणु में एक एल्यूमिनियम आयन है, एक परमाणु में पूछ लो चाहे एक अणु में पूछ लो, एक अणु में एक एल्यूमिनियम +3 है। तो अणु निकालने, अणु निकालने के लिए पहले मोल निकालने पड़ेंगे। तो 0.051 में एल्यूमिनियम के किसका भाग लगेगा, Al2O3 के मॉलिक्यूलर वेट का। तो मॉलिक्यूलर वेट एल्यूमिनियम का हो गया 27 दूना 54, 54 ही होता है, 54 + 48 ये हो गया 102, 102 ग्राम। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो भाई, कितने मोल हुआ। मोल निकालने के लिए बताओ, 0 यहां 3 0 लगा दी, बोलो ठीक है क्या। 0.051 है, पॉइंट हटाया, नीचे क्या लगा दी 3 0, 51 से काटा, 2 बार कटा, तो ये हो गया 1/2000, 1/2000 मोल। एक मोल में कितने कण हैं, एक मोल में एक एल्यूमिनियम प्लस, एक मोल में 6.023 है ना। तो बताओ इतने में कितने होंगे, तो 1/2000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 से, 2 का भाग लगाया, ये हो गया 3.011 इंटू, ये 3 0 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर 20 है ना अणु।
कितने अणु आए प्रत्येक अणु में, ठीक है, प्रत्येक अणु की बात करोगे तो प्रत्येक अणु में 2 एल्यूमिनियम है ना, एक अणु में 2, 1 सेकेंड, एक अणु में कितने हैं, नॉट 1, एक अणु में 2 हैं, अरे एक अणु में 2 है ना, Al2O3, एक अणु में 2 एल्यूमिनियम है, क्लियर, 2 हैं तो फिर वापस मल्टीप्लाई करोगे 2 से और आंसर आपका आ गया, ठीक है। आपसे पूछा जाए आयन कितने हैं, तो आयन पूछा जाएगा तो आपसे उत्तर आएगा 6.023 इंटू 10⁻23। कैसे आया दोबारा समझ लो अच्छे से। दोबारा समझ लो। चलिए चलिए अब हमारा जो क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है, 16 ग्राम सॉलिड सल्फर में S8 अणुओं की संख्या, 16 ग्राम। बताओ अणुओं की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले मोल चाहिए, मोल। तो मोल कैसे आएंगे, अभी अणु है तो मोल में जो दिया गया भार है उसमें भाग लगाएंगे अणु भार का। अणु भार कितना है, एक सल्फर का 32 इंटू 8, 8 दूना 16, 6 हासिल की 1, 8 तिया 24, 1 25, 256 ग्राम, मतलब 16/256, 1/16 मोल। अब इसमें अणु पूछ रहा है, एक मोल में कितने अणु होते हैं, एक मोल में आवोगाद्रो संख्या के बराबर होते हैं 6.013 इंटू 6.013 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो बताओ 1/16 मोल में निकालने के लिए 1/16 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, है ना। क्लियर हो गई बात यहां तक। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपकी वैल्यू है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, ये थोड़ा सा दिमाग लगवाएगा। 0.051 ग्राम Al2O3 में एल्यूमिनियम आयनों की संख्या। देखो पहली बात तो एक चीज समझो, एक अणु में 2 एल्यूमिनियम है, एक अणु में 2 Al हैं। क्लियर हो गई बात यहां तक। 2 Al परमाणु है एक अणु में। क्लियर हो गई बात यहां तक। ये क्लियर रखेंगे सबसे पहला। कोई समस्या यहां तक मुझे बताइएगा। यहां तक मुझे लगता है किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहले तो आपको Al2O3 है ना, ये कैसे बना होगा मुझे सबसे पहले ये बताएंगे आप, कैसे बना होगा ये, ठीक। ये सबसे पहले देखो, ये इसका निर्माण किन किन आयनों से हुआ होगा। मैंने आपको अभी आयन बताए थे, ठीक है, मैंने डिस्कस भी किया था आपसे कि आयनों से कैसे क्या बनते हैं। तो आप सबसे पहले मुझे आप ये बताएंगे, ठीक है, कौन कौन से आयनों से ये बना होगा, सबसे पहले आप ये दिमाग लगाएंगे। क्लियर। चलिए जैसे फॉर एग्जांपल ये मुझे बताओगे आप, Al2O3 उल्टा भी आ सकता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड किन किन आयनों से मिलकर बना होगा। तो सबसे पहले मुझे आपको यह बताना है, यह चर्चा आप क्लियर करो कि भाई किन किन से यह बन रहा है, ताकि ध्यान रहे हमें किस तरीके से हमारा आंसर निकल कर आएगा। चलिए मैंने कहा था नेगेटिव आयन पॉजिटिव के ऊपर, पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर, उल्टा कर दो, नेगेटिव पॉजिटिव के नीचे और पॉजिटिव का चार्ज नेगेटिव के नीचे। यही डिस्कशन हुआ था हमारे बीच में, ठीक है, वही चर्चा हमें करनी है आज की क्लास में। चलिए मैं कुछ सर्च कर रहा था, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं कोई इंपॉर्टेंट सी चीज आपके लिए सर्च कर रहा था, 1 सेकेंड। एक दो क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के हैं मैं सर्च कर रहा हूं ताकि मैं वो आपको करवा दूं बढ़िया तरीके से, है ना।
एक दो क्वेश्चंस और हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, तो वो भी मैं देख लेता हूं। देखो, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर है ना, तो पहले वाले के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, इसके ऊपर माइनस चार्ज, ये इन दोनों से बना है। क्लियर? एक तो ये ध्यान रखना है। तो आयन की जो बात कर रहा है वो एल्यूमिनियम +3 की कर रहा है, ठीक है। तो हमें पता है एक मोल में 2 Al हैं, 2 Al का मतलब 2 Al +3 हैं। अब यहां से अगर आप अणु की संख्या निकाल लें तो मुझे बताओ, आप पहले, सबसे पहले तो मोल निकालोगे। मोल 0.051 में भाग लगाओगे मोलिकुलर वेट का, तो ये होता है 27 दूना 54 प्लस 16 तिया 48, 102 ग्राम। 102 ग्राम सॉल्व करेंगे। जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, ये गया ये, और यहां हो गई 3 जीरो, 51 से 2 काटा, ये आ गया 1/2000 मोल। अब मुझे बताओ इसमें कितने अणु होंगे? इसमें अणु होंगे 1/2000 इंटू 6.023 इंटू 10⁻11 अणु। आयन पूछ रहा है तो 2 क्या होंगे प्रत्येक में? आयन पूछ रहा है तो प्रत्येक में 2 आयन होंगे, तो 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 2000। बताओ, 2 से गया 2, 3 जीरो इधर से कर दो, तो ये आ गया 6.023 इंटू 10⁻20 एल्यूमिनियम आयन हो गए यहां पर। बोलो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है। और जो आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं वो भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये यहां तक हो ही गया, ये आपको समझाने के लिए बता दिया मैंने, आप उल्टा भी चल सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक दो क्वेश्चंस और मैं देख रहा था, 1 सेकेंड। आपके जो पीडीएफ है, 1 सेकेंड, पीडीएफ ही पता नहीं कहां गायब हो गई यार। हाँ, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, सोडियम ऑक्साइड, इसके बाद आपके दिया हुआ है एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बताओ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बताओ, ठीक है। इसके बाद PO4-3 आयन में कितने परमाणु हैं? कितने परमाणु हैं ये बताओ। ये कुछ जो एक्सरसाइज है वो आपकी दी हुई है, ठीक है। चलिए अब ध्यान दो। सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का होता है +1, ऑक्साइड होता है -2। ये इसके पैरों में, ये इसके पैरों में, Na2O है ना। एल्यूमिनियम सल्फेट Al+3, सल्फेट होता है SO4-2। अब देखो 2 इसके नीचे, तो Al2, लेकिन SO4 के पूरे पर 3 है, इसलिए हम इसको लिखेंगे SO4 का होल थ्राइस। आप कहेंगे सर Al को ब्रैकेट में क्यों नहीं लिखते? क्योंकि ये अकेला है, अकेले के नीचे 2 लिखते ही पता चल गया कि एल्यूमिनियम 2 बार है, लेकिन चूंकि SO4, अब इसके नीचे अगर 3 लिखते हो तो फिर आपका बैठेगा ही नहीं। बैठना इन द सेंस, पता कैसे चलेगा कि SO4 पूरा 3 बार है, ये पूरा SO4 3 बार आएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca+2, हाइड्रोक्साइड होता है OH-1 है ना, OH-1। अब ये इसके नीचे जाएगा तो ये तो Ca तो अकेला है, लेकिन ये OH अलग अलग है, अलग अलग है, तो इसलिए इन दोनों को यहां रखना पड़ रहा है, ठीक है। आपसे पूछा PO4-3 में कितने आयन हैं, कितने परमाणु हैं? तो 1 फास्फोरस 4, बताओ 1 और 4 5, ठीक है। चलिए कुछ चीजें मैं एडिशनल यहां पे आपको समझा देता हूं। एक होता है आइसोटॉप, आइसोटॉप को बोलते हैं समस्थानिक। एक होता है आइसोबार, इसको बोलते हैं समभारिक। और एक होता है आइसोटोन, उसको बोलते हैं समन्यूट्रॉनिक। ये 3 प्रजातियां जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डिस्कस करते हैं इनको, ठीक है। आइसोटॉप, आइसोटोन और आइसोबार। देखो आइसोटॉप वे होते हैं, ये एक ही तत्व के रूप होते हैं। आइसोटॉप जो होते हैं एक ही तत्व के रूप होते हैं, ये एक ही तत्व के रूप होते हैं, यानी कि इनके अंदर परमाणु क्रमांक समान होता है,
एटॉमिक नंबर सेम होता है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। अब परमाणु क्रमांक सेम है, इसका सिंपल सा मतलब है कि प्रोटॉनों की संख्या सेम है, यानी कि प्रोटॉन सेम है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या में डिफरेंस है, इस वजह से आपके आइसोटॉप्स बने। फॉर एग्जाम्पल पहचानोगे, नीचे की संख्या बराबर होगी 6C12, 6C13 और 6C14। समझो, प्रोटॉन तो 6 6 6, लेकिन न्यूट्रॉन बताओ, 12 में से 6 घटाओ न्यूट्रॉन 6 है ना, 13 में से 6 घटाओ न्यूट्रॉन 7 है ना, और 14 में से घटाओ न्यूट्रॉन 8। तो न्यूट्रॉन डिफरेंस है, नीचे की संख्या समान होगी, ऊपर की संख्या अलग अलग होगी, उन्हें कहते हैं आइसोटॉप। आइसोबार में क्या होता है? आइसोबार में होता है परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, परमाणु क्रमांक अलग यानी प्रोटॉन अलग, और द्रव्यमान संख्या भी अलग। द्रव्यमान संख्या समान, सॉरी, द्रव्यमान संख्या समान है, इसका मतलब ध्यान रखना है कि प्रोटॉन अलग है, प्रोटॉन भिन्न है इनमें, न्यूट्रॉन भिन्न है, न्यूट्रॉन भी भिन्न है, लेकिन P+N का जो योग है वो सेम है, द्रव्यमान संख्या सेम है। फॉर एग्जाम्पल 18 आर्गन 40 और 20 कैल्शियम 40। मुझे बताओ क्या सेम है? ऊपर की संख्या, प्रोटॉन 18, न्यूट्रॉन मैंने कहा था ऊपर से नीचे घटा दो 22, प्रोटॉन 20, न्यूट्रॉन 20। देखो प्रोटॉन्स भी अलग है, न्यूट्रॉन्स भी अलग है, लेकिन दोनों का जो योग है ना वो क्या है? सेम है। आइसोटोन, इनमें न्यूट्रॉन सेम होते हैं। न्यूट्रॉन सेम का मतलब सिंपल सा हो गया, जैसे 6 ऑक्सीजन 14 और 6 कार्बन 14 और 8 ऑक्सीजन 16। अब मुझे न्यूट्रॉन बताओ, ऊपर की संख्या में से नीचे की संख्या घटाओ 8, ऊपर की संख्या में से नीचे की संख्या घटाओ 8, तो ये सब न्यूट्रॉनिक हो गए। ऐसी प्रजातियां जिनमें न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या होता है? सेम होता है ना, ऊपर की संख्या में से नीचे का नंबर घटा लो, न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। तो आइसोटॉप, आइसोबार और सम न्यूट्रॉनिक। बाकी सम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन गिनना तो आपको सिखाया ही है ना। आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम हो। सम इलेक्ट्रॉनिक देखो गिनना सिखा देते हैं आपको, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो सिलिकॉन +4, एल्यूमिनियम +3, मैग्नीशियम +2, सोडियम +1, नियोन, फ्लोरीन -1, ऑक्सीजन -2, नाइट्रोजन -3। देखो अब समझो, मैंने आपको याद करवाया था अच्छे से। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक है 14, 4 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कितने रह गए? 10। एल्यूमिनियम का 13, 3 चले गए, कितने रह गए? 10। 12 में से 2 चले गए, कितने रह गए? 10। 11 में से 1 चला गया, कितने रह गया? 10। नियोन तो न्यूट्रल है, 10। फ्लोरीन थे 9, -4 थे मतलब इलेक्ट्रॉन आ गया 1, 10। ऑक्सीजन पे 8 आ गए 2, 10। नाइट्रोजन 7 आ गए 3, 10। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक है। इसके अलावा NO और O2 ये सब इलेक्ट्रॉनिक है। देखो नहीं, CO और O2, CO और N2, ये कैसे? कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं है ना, और ऑक्सीजन के पास 8, हो गए 14। नाइट्रोजन के पास 7 होते हैं, 2 नाइट्रोजन हो गए 14, सम इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर? इसी तरीके से और चलता हूं मैं आगे। CO2 और N2O, 6 और 8 दूना 16 हो गए 22, 7 दूना 14 + 8 22। तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान है। तो ये बेहतरीन चीजें कुछ आपको डिस्कस कर दी मैंने, है ना। और टॉपिक जो फर्स्ट एटम एंड मॉलिक्यूल है उसमें कुछ एडवांस चीजें भी मैंने ऐड करी हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी मैं कहीं ना कहीं ऐड करवाऊंगा अलग से, और मिक्सचर्स के सेपरेशन के मेथड, मिश्रणों को पृथक करने की विधियां भी मैं डिस्कस करूंगा, वहां से बहुत क्वेश्चंस बने हैं। एनसीईआरटी ने किसी टॉपिक में मेंशन किया हुआ हो 10th में या 9th में तो उनको देख लेंगे, क्योंकि कई चीजें ऐसी है कि 9th के टॉपिक को 10th में आगे बढ़ाया है, तो मैं वो चेक करके ही और फिर आगे बढ़ूंगा, है ना। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास बेहतरीन आपकी रही होगी। बहुत सारे कोर्सेज जो है हमारी जो एप्लीकेशन है साइंस मंत्रा, वहां पर आपको मिलेंगे। तो वो कोर्सेज के बारे में मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि बच्चे बार बार कोर्सेज के बारे में पूछते हैं,
है ना। तो वो एक बार मैं जानकारी आपको दे देता हूं, जिससे आपको चीजें बेहतरीन तरीके से याद रहें और आप उन्हें दिमाग में रखें कि हाँ भाई कहाँ कौन सी चीज मिलेगी। ठीक है, तो हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है साइंस मंत्रा, गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। ठीक है, देखिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं मैं बता देता हूं आपको। रेल यात्री बैच, आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी सीबीटी 1, टेक्नीशियन, तीनों एग्जाम्स के लिए वन टाइम सफिशिएंट बैच है, 101%, है ना। आगाज बैच जिसमें साइंस एंड टेक भी है, तो ये उन एग्जाम्स के लिए जिनमें टेक्नोलॉजी आती है, पीएससीज में। रीट लेवल 2 स्पेशल साइंस का कोर्स, 30 क्वेश्चन आते हैं। एडब्ल्यू टीपीओ स्पेशल फिजिक्स और केमिस्ट्री, और एलडीसी जो राजस्थान में 50 क्वेश्चन आते हैं, वही एग्जाम्स के कोर्सेज हैं जिनमें साइंस का बहुत प्रॉपर वेटेज है। ठीक है, तो ये मैं जहां तक समझता हूं आपको याद रखना है। आगे आपसे बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आप सबसे मैं विदा लेता हूं, है ना। टाटा बाय बाय, जय हिंद। पीडीएफ कर देता हूं सेव ताकि आपको मिल जाए। उससे पहले जो जो इसमें ब्लैंक पेजेस हैं उनको मैं हटा देता हूं। ठीक है, तो ये हो गई सेव सर, और ये आपको मिल जाएगी एटम मॉलिक्यूल पार्ट 2, एटम मॉलिक्यूल पार्ट 2 डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू।